बस कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये जाकर उनसे कह दो जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा, तू बोर्ड एग्जाम में 95% नहीं ला पाएगा। अब मैं कराऊंगा ऐसी तैयारी कि उन सब के मुंह पर हम ताला लगाएंगे जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा, और कोई भी ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार 22 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कम पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 95% प्लस मार्क ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास है, और ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार करके चले गए, ये 50 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जो आपका हिंदी का खंड का होता है, पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही स्पेशल आज का ये वीडियो है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को मिस करेगा उसको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए क्लास 12 हिंदी के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में, और मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। और जिनको जिनको कंफ्यूजन है सर कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को, 10 नंबर का ये आता है स्टूडेंट, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश सॉल्व करना है। अब समय नहीं है, सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि नहीं जागे भैया तो फिर जाग नहीं पाओगे। अपने मोहल्ले से अपने सिटी से जाओगे, लोग कहेंगे ये देखो भैया फेल हो गया। तो ऐसी नौबत ना आने पाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसमें फेल तो सब में फेल और खत्म हो गया आपका खेल। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर का आता है। फिर एक लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, ऐसे लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक भी मिनट मिस नहीं करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको ना तो पूरे यूट्यूब पर कभी मिला है और ना ही मिलेगा। सारे टॉपिक एक ही वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार। उसके बाद में देखिए कवि का जीवन परिचय, 5-5 नंबर का लेखक और कवि का जीवन परिचय आता है। फिर हम एक कहानी को पढ़ेंगे, देखिए पंचलाइट और बहादुर कहानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में खंड काव्य जो आपके जिला वाइज होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अब छोटी छोटी क्लासेज 10 मिनट 15 मिनट का क्लास लेने से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको आधे घंटे 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कॉपी पेन ले लीजिए, बैठ जाइए, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स भी मैं दे रहा हूं। आप हमारा शुभम लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आपको सिर्फ कॉपी पेन ले लेना है, ध्यान से जो मैं कह रहा हूं उसको समझना है, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर अगर आप अचीव कर लेंगे आपका 2% बढ़ जाएगा आपके एग्जाम में। हिंदी आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है, बिल्कुल भी हल्के में हिंदी को आपको नहीं लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, यानी कि कौन सी शक्ति है इनमें से जो कविता में 4 चांद लगा देती है। ठीक है, देखिए का है अभिधा, खा है लक्षणा, गा है व्यंजना और घा है तात्पर्य। तो भैया जो व्यंजना है ये कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, यानी कि अगर कविता में व्यंजना का यूज किया गया हो तो कविता और भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, 4 चांद लगाने का मतलब उसको और ज्यादा इंप्रूव करना। ठीक, दूसरा देखिए आल्य खंड का दूसरा नाम क्या है। आल्य खंड का दूसरा नाम बताइए,
ये आदिकाल के क्वेश्चंस हैं। का है बीसल देव, खा है परमाल राशो, गा है भूमार राशो और घा है हम्मीर राशो। तो देखिए परमाल राशो इसका सही आंसर होगा। जिसको जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करते हुए चलिए। हम कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट में जब देखेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं भाई, तो मुझे भी लगेगा हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मूवी वाला पिक्चर नहीं, वो सब अब छोड़ दो, अवॉइड कर दो उस सोशल मीडिया को जो आपके टारगेट में बाधा बन रही है, उसको अवॉइड कर दीजिए और ले लीजिए बुक। ठीक है, जो भी हो आपका बुक हो, उसी को आप देखिए, उसी को पढ़िए, उसी से अब काम होगा। जो भी टाइम बचा है वो सिर्फ बुक ही आपका साथ देगा, ना तो कोई मूवी देगी और ना तो आपको इंस्टाग्राम देगा, ना फेसबुक देगा, ना व्हाट्सएप देगा। इनको यूज करना कम कर दीजिए। यूट्यूब आप यूज कीजिए, लेकिन आप अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका बेनिफिट करा रहा है और आपको बोर्ड एग्जाम में इंप्रूवमेंट दिलाएगा, परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, तो उसको यूज कीजिए, फालतू की चीजें अवॉइड कीजिए। तीसरा देखिए, कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथात्मक नहीं है? देखिए, का है परमाल राशो, खा है विद्यापति पदावली, गा है पृथ्वीराज राशो और घा है बीसल देव राशो। तो देखिए विद्यापति पदावली जो है ये वीर गाथात्मक रचना नहीं है, मतलब इसमें वीर गाथा का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनका आंसर पता हो, जिनको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, मतलब विद्यापति जो है इनके पदों में कहीं कहीं पुट है। किसकी? का है श्रृंगार का, खा है भक्ति का, गा है नीति का, घा है प्रशस्ति का। तो खा ऑप्शन सही होगा, भक्ति का। विद्यापति जी के पदों में, ठीक है, कहीं कहीं भक्ति का पुट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कहेंगे सर जी ये सब क्वेश्चन तो हमने जल्दी देखा नहीं है। तो देखिए एग्जाम में एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जो आपने कम पढ़ा होगा या फिर हो सकता है ना पढ़ा हो, क्योंकि उसका काम है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसीलिए क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता है। बहुत इजी दे देगा तब तो वो तो आप 5-6 के बच्चे हो गए, आप 12th में है तो आपको माइंडसेट अपना लगाना है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में। ठीक है, बताइए हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? का है सबरपा, खा है सरहपा, गा है लुइपा, घा है कणहपा। आप लोग कहेंगे सर ये कैसा नाम है? ये कवियों के नाम है। हमने जयशंकर प्रसाद जी को सुना, महादेवी वर्मा जी को सुना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को सुना। ये कणहपा, सरहपा, सबरपा, लुइपा, ये कैसा नाम है? देखिए ये आदिकाल के कवियों का नाम है। ठीक है, नाम तो नाम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? मतलब हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये नाम किसने दिया? भाई किसी ना किसी ने तो नाम दिया ही होगा। जैसे हम लोग पैदा हुए तो हम लोगों का नाम हमारे माता पिता या पंडित जी ने दिया। ठीक है, तो नाम इसका भी किसी ने दिया होगा। कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है राम कुमार वर्मा ने और घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं, ये कोई ना तो नया वीडियो है, क्योंकि पहले से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, उन्हीं में से ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। का है रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है रामचंद्रिका। बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। इसको हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। जैसे हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, वैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा से संबंधित नहीं है?
बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, का है कबीरदास, खा है मलूकदास, गा है नंददास और घा है रैदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नंददास। देखिए, नंददास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं वाला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, रसखान किस काव्य धारा के कवि थे? रसखान जी किस काव्य धारा के कवि थे? देखिए, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ज्यादातर आपके हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य दोनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो रसखान किस काव्य धारा के कवि थे बताइए? का है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, खा है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, गा है सगुण भक्ति काव्य धारा और घा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसको कृष्ण कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। रसखान जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, मतलब कृष्ण जी की भक्ति से रिलेटेड ये रचनाएं करते थे, उसी के कवि ये थे। 10 नंबर क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। जैसे हमारा कृष्ण भक्ति शाखा है वैसे राम भक्ति शाखा भी है। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन या कृष्ण जी के बारे में बताया गया, राम भक्ति शाखा में राम जी के बारे में बताया गया है। तो राम भक्ति शाखा से संबंधित है कौन? का है कुंभन दास, खा है परमानंद दास, गा है नाभा दास और घा है चतुर्भुज दास। तो भैया नाभा दास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ये थे आपके टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिखकर ले लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, और भी क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए आप जो भी पढ़िए यूनिक पढ़िए। आपको हिंदी में कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, तब जाकर आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन ही पढ़े उसी में से आ जाए, सब एग्जामिनर जाने। ठीक है, उसी के ऊपर है। तो ये टॉप 10 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण गद्यांश। ऐसे ऐसे करके हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, टेंशन मत लो मेरे दोस्त। ठीक है, किसी बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हम कैसे गद्यांश को सॉल्व करें ताकि एग्जामिनर हमें 10 में 10 मार्क दे, यानी कि 9 सही 1/2 9.5 नंबर भी ना दे, 10 में 10 पूरे नंबर मिले। तो टेंशन मत लो, 10 में 10 ही नहीं, हम 100 में 100 दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि आज ही आप लोग निर्णय कर लीजिए, ले लीजिए कॉपी और बुक और निर्णय कर लीजिए मुझे कितना लाना है एग्जाम में। खुद को 2 महीने के लिए खुद को बंद कर दीजिए एक रूम में, और पढ़ाई इतनी अच्छी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया नहीं कि ये खामोशी से पहले, तूफान के पहले की शांति होनी चाहिए। मतलब आप अंदर रहिए, कोई जान ही ना पाए कहां गया भैया, और जब निकलो टॉपर बनकर निकलो। यही मैं चाहता हूं, क्योंकि अब समय नहीं है, जो समय है पढ़ाई कर लो, उसके बाद तो छुट्टी आ ही जाएगी कुछ दिन के लिए, एंजॉय तो आगे है ही। आज पढ़ाई 12th ना तो बार बार आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। ठीक है, और बुक लेकर कह दीजिए इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। बुक को देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश भैया 10 नंबर का आता है। 10 में 10 कैसे लाओगे? कुछ नहीं है गद्यांश में, बहुत सिंपल सा होता है। क्यों डरते हैं आप? किसी से मत डरिए। ठीक है, देखिए एक गद्यांश आपको दिया रहेगा, ये आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। अभी हम देंगे, पहले आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। देखो, पढ़ो और पहचानो ये किस चैप्टर का है। देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। आप लोग कहेंगे सर जी कैसे पहचाने, क्योंकि हमें संदर्भ भी लिखना होता है, किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है, कैसे पहचानोगे? इसमें ट्रिक है मेरे दोस्त। देखो, यहां पे भाषा और संस्कृति का वर्णन किया गया है। एक चैप्टर आप में भाषा और आधुनिकता, ये उसी चैप्टर से लिया गया। देखिए आगे मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये किस चैप्टर से? आपके भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, और इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी।
तो आपके इसी गद्यांश में ट्रिक रहता है, मतलब ये भाषा है भैया, कई बार भाषा का इसमें जिक्र किया गया है। तो भाषा का जिक्र किया गया यानी कि ये भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। सही से ध्यान से पहले आपको पढ़ना है, तुरंत आंसर मत, ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर देने लग गए। पढ़ोगे नहीं तो आपका माइंड कैसे सर्च करेगा किसी क्वेश्चन को, पहले पढ़ो, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 2 2 2 2 10 नंबर आपको मिलेगा। देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये जो भैया हैं यहां से लेकर यहां तक, देखिए इनके नीचे रेखाएं हैं, इतने का व्याख्या करना है, अपने शब्दों में करना है। कोई जरूरी नहीं है किताब से रट कर चले गए वही लिख दिए। अगर आप मान लीजिए पढ़ के गए वही आ गया तब तो लिख देंगे, और मान लीजिए दूसरा आ गया तब तो अपने भाषा में करना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो इसी में सब कुछ दिया गया। देखिए भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, पहली ही लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। 2 लाइन 2 नंबर क्लियर आपका, कितना इजी है सोचो। उसके बाद में देखिए किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो वो भी इसी में सारी चीजें दी गई है। देखिए भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यानी कि संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कितना इजी है, सिर्फ लिखना आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, देखिए सब कुछ लिखा है यहां पे, यहां से पढ़िए, यहां से आप पढ़ते चलेंगे। देखिए यहां से वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नए प्रयोगों को, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नई शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने पहचान लिया ये किस पार्ट से है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम पहले देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जब आप गद्यांश को सॉल्व करें तो आपको ऐसे करना है, भाषा डॉट डॉट करके आवश्यकता है। मतलब देखो ये क्वेश्चन आपका था, इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट में जो वर्ड है इसको डॉट डॉट करके लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, आंसर ही लिखना है। अब 2 गद्यांश दिए रहते हैं भैया, एग्जामिनर कैसे जान पाएगा आपने कौन सा किया है, तो ये लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो हमने लिख दिया। सबसे पहला हेडिंग हमें लिखना था, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे संदर्भ सबसे पहला, और कैसे लिखेंगे ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखिए इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिएगा और इसको ब्लैक से लिखिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग को ब्लैक पेन से लिखना है। में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित। ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके ब्लैक पेन से लिखिएगा, बाकी को ब्लू से, ठीक है। लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है, और इस भाषा और आधुनिकता को भी ब्लैक से लिखिएगा। मतलब जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, हो सके तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। जितना अट्रैक्टिव आप कॉपी लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो संदर्भ में यही लिखना है, 2 नंबर ये कंप्लीट है, ऐसे एग्जामिनर देगा 2, ठीक है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी व्याख्या करनी है, यहां से लेकर यहां तक आपको इसकी व्याख्या करनी है। क्या लिखा है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अपनी भाषा में लिखा है मैंने, देखो कैसे लिखोगे। 2 नंबर कंप्लीट। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वो नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके।
थोड़ा सा चेंज करके मैंने अपनी भाषा में लिख दिया, 2 नंबर कंप्लीट। इसमें भैया ये हिंदी का इंग्लिश का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है कि आपने रेखांकित अंश का मतलब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो नहीं है भैया। हिंदी का हिंदी में ही लिखना होता है, कुछ नया करके, थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जामिनर नंबर देते चला जाएगा। आपकी कॉपी में साफ सफाई होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, नंबर तो एग्जामिनर पूरा देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी ना जो नंबर काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो देखो लिखा है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो देखिए आंसर मैंने क्या लिखा, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। ये हमारा तीसरा आंसर। अब ये देखिए इसका 2 नंबर एकदम क्लियर होता है और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये 1 लाइन का क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे सर संदर्भ हमें 2-3 लाइन में लिखना था और हमने रेखांकित अंश की व्याख्या भी 4-5 लाइन में लिखी और ये 1 लाइन लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखिए आंसर देखिए, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए यहां पे लिखा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए ये देखिए, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? ये देखिए संस्कृति के बारे में कहा गया था, तो इसी की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर यहां पे है। देखो, युगानुरूप परिवर्तन नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। मतलब क्यों होती है? मतलब युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। बस हो गया। ऐसे ही 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का हमने आंसर दिया। 1 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर ऐसे एग्जामिनर दे देगा। कुछ नहीं है इसमें, डरते क्यों हो? किसी से डरना नहीं है, हमेशा खुद को स्ट्रांग बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, फिर भी वो आगे वाले बेंच पर बैठते हैं, और कुछ लोग टॉपर होते हैं वो पीछे बैठते हैं। तो आप खुद को ऐसा रखिए कि टीचर पूछ भी लेगा तो हम देंगे, जवाब देंगे, चाहे जैसा दें, ठीक है, चाहे थोड़ा सा गलत ही देंगे लेकिन देंगे। तो खुद को स्ट्रांग बनाओ। आप उस पोजीशन पर भले ही ना हो, लेकिन उस पोजीशन पर आप खुद को दिखाओ। आप देखो, मान लीजिए आपने कम पढ़ाई की है, एग्जाम के दिन आप 3 घंटे 15 मिनट अच्छे से कॉपी लिख ले गए किसी तरह, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। और किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, एग्जाम के दिन वो अच्छे से ना लिख पाए, छूट जाए, तो उसका नंबर कम हो जाएगा। पढ़ाई मायने नहीं रखता, आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं ये मायने रखता है। और आज पढ़ाई किए रहोगे, कल बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। तो ये आपका था गद्यांश, ठीक है। अब चलिए पद्यांश को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो जीवन परिचय है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर 12th में हैं हम, और हमारे हिंदी के पेपर में साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिखने को आती हैं, क्यों कंफ्यूज हो? देखिए जब भी आपको, जैसे हरिशंकर प्रसाई जी का मैंने लिया है, आप लोग कहेंगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्यों नहीं लिया? इसका मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। सर्च करो यूट्यूब पर वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय शुभम लेक्चर, जिसका सर्च करोगे आ जाएगा। तो मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं, आज हरिशंकर प्रसाई जी का लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी होती हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप 12th में हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय आप लिखिए, उनका जन्म, उनकी मृत्यु सिर्फ उसमें लिखिए 4-5 लाइन का। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय थोड़ा लॉन्ग लिखिए, फिर उनकी रचनाएं। अगर आप साहित्यिक परिचय ही लिख देंगे और उनकी रचनाएं लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। जो स्टूडेंट कहते हैं सर केवल साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिखे नंबर मिल जाएगा पूरा, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा, जैसा आप चाहें, आपकी मर्जी, ठीक है। सबसे पहले जीवन परिचय हमने हेडिंग डाला, श्री हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 को हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। प्रसाई जी ने मुख्यतः व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया, ठीक है। 4 लाइन में मैंने प्रेजेंट कर दिया जीवन
परिचय को। कौन कौन से जीवन परिचय 12th में इंपॉर्टेंट है? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, ये तीनों हमारे हिंदी गद्य में इंपॉर्टेंट है। पद्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीन उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इन 6 जीवन परिचय को आप पढ़ के जाएंगे 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लिखकर ले लीजिए स्टॉम्प पेपर पर, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय। अब आते हैं इनके मेन पॉइंट पर, साहित्यिक परिचय पर, क्योंकि इसको आपको 6 से 7 लाइन में प्रेजेंट करना होगा। देखिए साहित्यिक परिचय में लिखते क्या है, इनका साहित्य में परिचय कैसा है, कैसे ये लेखक थे, यही लिखना होता है भाई, कुछ नहीं है इसमें। देखो परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज विसंगतियों से पर्दा हटाया है। विकलांग शब्दों का दौर ग्रंथों पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। मतलब ये क्या थे, हिंदी में कैसा योगदान है इनका, ये साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। और जो इनको इनाम मिले, जो पुरस्कार मिले, वो इनका लिखना होता है, ठीक है। देखिए ये कथाकार भी थे, कथाएं भी लिखते थे, उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी लिखते थे, निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे, क्योंकि हमारे में निबंध इन्होंने लिखा है तभी तो हम पढ़ रहे हैं निंदारस, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं पर आते हैं भाई। रचनाएं हेडिंग डालेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे हेडिंग डाल के लिखिएगा। देखिए कहानी संग्रह में इन्होंने हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फेरे, ये दोनों कहानी संग्रह इन्होंने लिखी है। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा इन्होंने, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो ऐसे रचनाएं हेडिंग डाल के हेडिंग वाइज लिखेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए। तो इस तरह से अगर किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। चलिए कवि की ओर चलते हैं। लेखकों को हमने ले लिया, तो कवियों को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। हमने लिया है महादेवी वर्मा जी को, और महादेवी वर्मा जी बहुत ही फेमस कवित्री हैं। इनका साहित्यिक परिचय हम पढ़ेंगे। भैया ये हर साल आता है एग्जाम में, तैयार कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा कि सर आपने बताया ही नहीं। सारी चीजें मैंने बताई है, सिर्फ आप लोग सर्च करके देखते नहीं है, गलती आप ही की है। जीवन परिचय में देखिए क्या लिखना है आपको। पहले छोटा सा, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा लिखिए, इनका जन्म, इनके पिता का नाम, इनकी मृत्यु, काम खत्म। ये जीवन परिचय। मेन जो हमारा प्रोसेस है वो साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है, यानी कि ये ज्यादातर काव्य रचनाएं ही करती थी। इनकी गद्य रचनाएं भी अभी मैं बताऊंगा। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी में होती है। बृहद चतुष्टयी का मतलब जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, ठीक है, ऐसे ऐसे 4 कवि थे, उनमें इनकी रचना होती है। जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, ठीक है, ऐसे ऐसे, और महादेवी वर्मा जी खुद भी थी, ठीक, तो उनमें इनकी होती है गिनती। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। भाई वेदना का वर्णन किया गया है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, मतलब इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ कवित्री ही थी, ये लेखिका भी थी, ठीक है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की प्रति सजग भी किया है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी संपादन किया और उसका संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग भी किया, ठीक। जो हमारी नारियां हैं, हमारे छोरियां किसी छोरों से कम है कि सुना होगा आपने, ठीक है, दंगल मूवी में। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनाएं। रचनाओं में देखिए महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, मतलब इनकी रचनाएं काव्य रचना और गद्य रचना, इतनी ही रचनाएं हैं, लेकिन जो भी है सटीक है। जैसे कुछ चीजें होती हैं, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ लेता है,
15-15 घंटे वो पढ़ाई करता है, और कोई स्टूडेंट सिर्फ दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता है और टॉपर 6 से 7 वाला बनता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की, वो स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहा है। ऐसे ही लेखकों में भी होता है। किसी ने बहुत सारी रचनाएं कर दी, उसको उतना पुरस्कार नहीं मिला जितना महादेवी वर्मा जी को हमारे मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, काम उतना कीजिए जितना अच्छे से कीजिए, मतलब जो भी कीजिए पूरा माइंड उसी पर लगाकर कीजिए। ठीक है, समझ में आ रचना है। काव्य में देखिए इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, ये सारी इनकी काव्य रचना। यामा तो जो है बहुत ही फेमस रचना इनकी। गद्य रचनाओं में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी गद्य रचनाएं। बाकी इन्होंने रचनाएं नहीं की, मतलब काव्य और गद्य रचनाएं इन्होंने की है। ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कहानी। और कहानी में 12th में 2 कहानियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको VVI की कैटेगरी में रखता हूं, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी। वैसे आप में लाटी कहानी भी है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन पंचलाइट और बहादुर जिसने पढ़ लिया 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन क्या क्या पढ़ना होगा? पंचलाइट कहानी में उसका उद्देश्य और सारांश पढ़ना है, बहादुर कहानी में भी उसका उद्देश्य और सारांश पढ़ना है, मतलब उसका मीनिंग और पर्पस। ठीक, देखो बहादुर कहानी का सारांश हम इस क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहादुर 12 से 13 साल का लड़का होता है, घर छोड़कर दूसरे के यहां नौकरी करने आता है। फिर उसके साथ पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में उसको मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर जिसके यहां वो काम कर रहा था वो लोग बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं। कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन अपनी भाषा में मैंने बताया, अब हम बताएंगे किताबी भाषा में जैसा आपको लिखना है। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर। अमरकांत जी ने लिखा है, एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब ये जो कहानी है ये एक लड़के के साथ एक परिवार ने जो कटु व्यवहार किया उसकी कहानी है। नौकरी कर रहा था। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। मतलब लेखक जी ने खुद को कहानी का एक पात्र बनाया है और इस कहानी की रचना की है। देखो क्या होता है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला, जो लेखक है अमरकांत जी, वो खुद उस कहानी में है एज अ पात्र। ठीक है, तो उसको देखकर मतलब दूसरों के घर, रिश्तेदारों के घर या दूसरों के घर नौकर को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। वो भी सोचती है, अरे मेरे रिश्तेदारों के यहाँ नौकर है भाई, हमारे यहाँ भी नौकर होना चाहिए। हमारे पड़ोसियों के यहाँ नौकर है, हमारे यहाँ भी नौकर होना चाहिए। चाहे उनके यहाँ 5,000 ले रहा है, मेरे यहाँ 2,500 वाला ही रख दे, नाम तो होगा नौकर नौकर है भाई। ठीक, मतलब सुख सुविधा दूसरों का देखकर लोग ज्यादा करते हैं आजकल। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। यानी कि बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है। उसकी माता जी उसको थोड़ा सा दुर्व्यवहार करती है। भाई सबकी माता जी है, अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम करेगा तो माता जी बोलेंगी जरूर से। ठीक है, जो भाई मम्मा होती हैं, तो वैसे ही उसके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार करते हैं उनकी माता जी, थोड़ा बोलती है, तो वो घर छोड़ के बहादुर चला आता है। ठीक है, घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। देखिए निर्मला को नौकर की आवश्यकता थी, बहादुर आया, उसको नौकर के रूप में रख लिया गया। दोनों को काम मिल गया, उसको नौकर चाहिए था, उसको काम चाहिए था, दोनों का काम हो गया। लेकिन देखो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब निर्मला और बहादुर का परिवार पहले, निर्मला और उसका परिवार जो है पहले बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। भाई सारा काम वो करता था तो अच्छे से बोलेंगे चालेंगे, लेकिन बाद में वो लोग क्या करते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं। देखिए क्या क्या हुआ बहादुर भैया के साथ। देखो वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वो घर का सारा काम करता था बहादुर, फिर भी उसके साथ गाली गलौज किया जाता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है। भाई अगर मार दिया या गाली गलौज कर दिया चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सह लेंगे, गरीबी है उसकी, तो लेकिन अगर जब कोई आपको झूठा इल्जाम लगाएगा, आपने ना किया हो और कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, तो दिल टूट जाता है शीशे की तरह। ठीक है, किया जाता है, पीटा भी जाता है, मारा भी जाता है। अंततः क्या होगा, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। ठीक है, जिसके घर वाले उसके नहीं होते उसका कोई नहीं है, समझ लो। ठीक है,
तो बहादुर जब घर छोड़कर चला था तो परिवार के सभी सदस्य उसको ढूंढने लगते हैं, भाई बहादुर कहां गया, हमारा काम करता था, हम लोग आराम करते थे, अब वो काम हमें खुद करना होगा। आराम के वो आदी हो चुके थे परिवार वाले। फिर बहादुर चला गया तो अब उसको ढूंढने लगते हैं, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब उसका अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़कर चले जाने पर भी वे पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई जब बहादुर छोड़कर चला गया, पहले आपने उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया, बाद में आप कुछ भी करें, जब वो चला गया तो चला गया। ठीक है, समझ में आया। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। जो बहादुर है, देखिए सिंपल भाषा में अगर कहानी समझा जाए तो बहादुर जो है, मतलब निर्मला जो है, वो दूसरों के यहाँ नौकर को देखकर खुद भी एक नौकर रखना चाहती है। भाई इच्छा तो आएगी। बहादुर 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, वो अपनी माता जी के व्यवहार से, दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर चला आता है। निर्मला को नौकर की जरूरत होती है, उसके यहाँ नौकरी करने लगता है। पहले तो बहादुर को खूब अच्छे से रखा जाता है, प्यार से। बाद में क्या होता है, उसके साथ गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ जाती है और उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है। फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, परिवार वाले उसको ढूंढते हैं, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भैया कहानी। आप लोग कहेंगे सर जी एक और टॉपिक हमारा, उसको भी मैं देखिए, यहां ये आपका हो गया जीवन परिचय हो गया, पद्यांश हो गया, ठीक है, गद्यांश हो गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया। देखिए सारे ऑब्जेक्टिव। एक टॉपिक है खंड काव्य। देखो ये भैया 5 नंबर का आता है। ये अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया है, जैसे हमारे यहां त्यागपथी है, आपके यहां हो सकता है रश्मि रथी हो, श्रवण कुमार हो, मुक्त यज्ञ हो, फत्त की जीत हो। कौन सा है कमेंट कर दीजिएगा। और इसको मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि अभी मैं त्यागपथी को पढ़ा दूंगा तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारा आपने नहीं बताया। तो ये स्वपठित होता है, खुद पढ़िए। ठीक है, तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अगर भैया तैयारी करोगे, ऐसी क्लासेस को आप ज्वाइन करोगे तो बेशक आप टॉपर बनकर आओगे। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।